Hello everyone and welcome back once again in another session of journal entries. जर्नल एंट्रीज में हम बेसिक मीनिंग समझ चुके हैं कि किस तरीके से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को अप्लाई करके हम जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस को लेकर ही होगा, लेकिन उसकी तरफ मूव करने से पहले आज मैं आपके साथ एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करना चाहती हूं विच इज डिस्काउंट। देखो, मैंने आपको बोला था कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो अब इस स्टेप में हमें पहले डिस्काउंट का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो डिस्काउंट क्या होता है? देखो, हम नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी चीज बाय करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो हम शॉपकीपर को क्या कहते हैं कि कितना % डिस्काउंट लगाओगे। इसका मतलब, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है वो आपको बेसिक सा मीनिंग पता है कि डिस्काउंट को छूट बोला जाता है या कटौती बोला जाता है कि कितने पैसे और कट जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे, या कितने की हमें छूट मिल जाएगी, रियायत मिल जाएगी। अब अगर हम अकाउंटेंसी में बात करें तो जो डिस्काउंट है वो 2 तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो, मूव ऑन करने से पहले मैं एक चीज आपको यहां पर हाईलाइट कर दूं, लिखा तो हुआ ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि व्यापारिक छूट क्या होती है और नकद छूट क्या होती है। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे क्योंकि हमें मीनिंग क्लियर होने जरूरी हैं। अगर हमें यहां पर मीनिंग्स क्लियर हो गए तो हमें जर्नल एंट्रीज करने में भी आसानी रहेगी। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑन द गुड्स। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जो सूची मूल्य होता है जिस पर बेसिकली होलसेलर्स जो हैं, थोक विक्रेता जो हैं, वो व्यापार करते होते हैं, उस लिस्ट प्राइस पर जब किसी प्रकार की कोई कटौती दी जाती है या रिडक्शन दी जाती है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ रिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस इन कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट पेमेंट। देखो, इसमें एक वर्ड है इनवॉइस, एक वर्ड है कंसीडरेशन। देखो, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में। अब आप फिर से दोबारा से इसे पढ़ के देखिए। और इनवॉइस का मतलब होता है बिल, कि जो बिल बनकर तैयार हो चुका है। जैसे कई बार दुकानदार कहते हैं ना कि अब बिल बन गया है जी, अब हम कोई कटौती नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इनवॉइस प्राइस, बिल बनने से पहले जो रिडक्शन मिल रही है, मतलब फाइनल बिल में हमें अगर कोई रिडक्शन मिल रही है, फाइनल पेमेंट की अमाउंट में अगर हमें किसी तरीके की कोई रिडक्शन मिल रही है तो वो कैश डिस्काउंट होती है। लेकिन वो किसके बदले में मिलती है? वो इमीडिएट पेमेंट के बदले में मिलती है। मतलब अगर आप हाथ की हाथ, अगर आप साथ की साथ जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तभी पेमेंट कर देते हो तो आपको बदले में ये कैश डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब अगर हम यहां बात करें तो आगे का डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाना चाहिए इन मीनिंग्स के आधार पर कि ये जो रिडक्शन दी जाती है वो सेल्स को प्रमोट करने के लिए दी जाती है ताकि हमारे से या हमसे इंडिविजुअल्स जो है थोक में माल खरीद सकें। इसका मतलब जब हम ज्यादा क्वांटिटी में सेल्स करना चाहते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करना चाहते हैं, तो हम ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोगों को एनकरेज कर सकें, ताकि हम दूसरी पार्टी को एनकरेज कर सकें कि वो हमें अर्ली या क्विक, मतलब जल्दी पेमेंट दे दे, हमारा पैसा उनके पास ब्लॉक ना हो। हम कहते हैं कि बिल्कुल ही ना मिले, इससे बढ़िया कि आज हम थोड़ा कम ले लें। तो अब यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हमें झलक मिल रही है। देखिए, क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? यहां हमें बताई जा रही है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी किसी प्रकार की कोई भी प्रविष्टि, कोई भी एंट्री किताबों में नहीं होती है।
रिडक्शन तो होती है, लिखा हुआ है ना इट इज अ रिडक्शन, इसका मतलब ये डिडक्ट तो होगा, लेकिन इसको बुक्स में शो नहीं किया जाएगा। याद रखना इस बात को, रिडक्शन तो होगी लेकिन इसे बुक्स में शो नहीं किया जाएगा। अब अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो रिडक्शन इसमें भी होगी, लेकिन इसे एंट्रीज में भी शो किया जाएगा। अब वो ट्रांजैक्शंस के हिसाब से हम सीखेंगे कि इसे क्या नाम दिया जाएगा और किस प्रकार से इसे जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में शो किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए लास्ट एक पॉइंट जो मैंने डिफरेंस के तौर पर कवर किया है वो है इट वेरीज। वेरीज का मतलब होता है चेंज आना या बदलाव आना। तो इट वेरीज विद द क्वांटिटी परचेज्ड, कि जो क्वांटिटी हम परचेज करते हैं, अगर मैं कम माल खरीद रही हूं तो मुझे कम डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदती हूं तो मुझे ज्यादा का ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से, अगर मैं जल्दी पेमेंट कर दूंगी तो मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जितना मैं इमीडिएट की बजाय लेट करती जाऊंगी अपनी पेमेंट को उतने ही चांसेस कम होते जाएंगे कि मुझे किसी प्रकार का कोई कैश डिस्काउंट मिले। आई होप कि जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ये मीनिंग है ये आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सेम यही टॉपिक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कवर किया है कि यह सूची मूल्य में कटौती है, जबकि यह तत्काल भुगतान के बदले में बिल की राशि में कटौती होती है। यह थोक बिक्री के लिए दी जाती है, कौन सी, व्यापारिक छूट, जबकि यह शीघ्र भुगतान के लिए दी जाती है। किताबों में प्रविष्टि नहीं होती है लेकिन यहां पर प्रविष्टि होती है। यह मात्रा के हिसाब से बदलती रहती है, यह मात्रा के हिसाब से बदलती रहती है, जबकि यह समय के हिसाब से बदलती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको यहां पर एक बात बोली थी कि हम क्वेश्चंस के हिसाब से या हम आगे समझेंगे कि कैश डिस्काउंट को कौन सी ट्रांजैक्शन में किस फॉर्म में शो किया जाता है। तो देखिए सबसे पहली फॉर्म, एक फॉर्म होती है कैश डिस्काउंट और एक होती है डिस्काउंट अलाउड और एक होती है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो मैंने इसे आगे रिटन में नहीं लेकिन मैं ओरली जरूर एक्सप्लेन करूंगी इसे कि ये चीजें क्या हैं। देखो छूट देना, यहां पर हम छूट दे रहे हैं। हम किन्हें छूट देंगे, जिनसे हमने पैसा लेना है। हम किससे पैसा लेते हैं, हम पैसा लेते हैं डेटर्स से, क्योंकि उन्हें हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं। अब टर्मिनोलॉजीज की बात आ गई ना, इसीलिए बोला था कि हमें टर्मिनोलॉजीज जरूर क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं है तो काइंडली जरूर टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करो। टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियोस भी अपलोडेड हैं, काइंडली उन्हें जरूर चेक करो। बिल्कुल इसी के ऑपोजिट है छूट प्राप्त करना, यानी कि डिस्काउंट रिसीव करना। अब आप खुद सोचकर देखिए कि ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हमें कब मिलेगा, जब हमने किसी को पैसे देने हैं तो मुझे छूट मिलेगी। और हमने किसको पैसे देने हैं, हमने हमारे क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं। और क्रेडिटर्स कब जनरेट होते हैं, जब हम क्रेडिट पर कुछ परचेज करते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, इन दो रूपों में हमें डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, सिर्फ सिंपल डिस्काउंट ही दिया हुआ है, तो आप हर ट्रांजैक्शन के बेसिस पर बस ये चेक कर लोगे कि वो डिस्काउंट अलाउड का रूप बनेगा या डिस्काउंट रिसीव्ड का रूप बनेगा। आपको सिर्फ इतना चेक करना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में से कौन सा डेबिट वाला होता है और कौन सा क्रेडिट वाला होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो डिस्काउंट को अलाउ करना, जिस डेटर से मैंने 100 रुपए लेने थे, मैं उस डेटर को कह रही हूं कि चलो मुझे 95 रुपीज ही दे दो, तो मुझे 5 रुपए कम मिल रहे हैं। जो 5 रुपीज मुझे कम मिल रहे हैं वो मेरा नुकसान है,
जहां 100 मिलना चाहिए था वहां 95 मिल रहा है। अब नुकसानों को नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नुकसानों को नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट करना चाहिए। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डेबिट होगा। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही ये डिस्काउंट रिसीव्ड बन जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो हमारे फायदे होते हैं उन्हें हमें क्रेडिट करना चाहिए। यही किया था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये इनकम तो नहीं है लेकिन ये गेन तो है ना, ये फायदा तो है ना कि जहां मुझे क्रेडिटर को 100 रुपए देने थे वो क्रेडिटर मुझे कह रहा है चल तू 98 रुपीज ही दे दे, तो 2 रुपए का मुझे फायदा मिल रहा है। ये 2 रुपीज मैं यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड की फॉर्म में क्रेडिट कर दूंगी। आई होप कि ये इतना सा अभी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ना हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। अभी आज के लिए मैंने सिर्फ इनको कवर किया है, मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज को साथ में कवर नहीं किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि वो टोटली अलग से करने वाला कंसेप्ट है। अब मैं आज आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगी। हम हर जर्नल एंट्री सब साथ में खुद सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट जर्नल एंट्री है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में मोहन स्टार्टेड या मुकेश स्टार्टेड, आई थिंक इस तरीके के नाम से आपको एक जर्नल एंट्री करवाई थी और ये बकायदा पूरी समझाई भी थी। तो आज हम ऐसे ही करेंगे। हमने फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ ली है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो कुछ इस तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, हम हमारा परफॉर्मा ड्रॉप करेंगे। अब देखिए मैंने इस लाइनअप में इस तरीके से ये परफॉर्मा तैयार कर दिया है। मैंने ऊपर हेडिंग जरूर लिखना है जर्नल। देन मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में परफॉर्मा समझाया था मैंने वो परफॉर्मा लिख दिया है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो, अब मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन देखने के लिए कहूंगी। देखो 1 जनवरी है 2019, हमारे पास ये जनवरी मंथ की ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले हमारे डेट कॉलम में यहां लिखेंगे 2019 या आप यहां भी लिख सकते हो 2019। फिर उसके बाद हम यहां लिखेंगे 1 जनवरी या जनवरी 1। अब देखो ध्यान से, हमारी एंट्री है राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप खुद भी जरूर इसे ट्राई करके देखिए पहले कि कैश आ रहा है और राहुल ने बिजनेस शुरू किया है तो कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाकर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से एंट्री होगी, इसे अकाउंट बोलते हैं, मैं आपको बता चुकी हूं। 2, अब राहुल नाम है तो हम राहुल्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब अमाउंट हमें दे रखी थी 1 लाख, तो हम 1 लाख यहां लिख देंगे डेबिट में और 1 लाख ही हम यहां लिख देंगे क्रेडिट में। आई होप कि ये एंट्री आपको समझ में आ गई। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि एंट्री के बाद हमने क्या लिखना है? नरेशन लिखनी है। तो हमने नरेशन किस तरीके से लिखनी है? इस तरीके से एक ब्रैकेट लगा देनी है और इसमें क्या लिखेंगे हम? बीइंग वर्ड कई जगह पे यूज होता है और कई जगह पर नहीं भी यूज होता है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो इस तरीके से हमने एक हल्की सी फॉर्म बता दी कि ये हमारी जर्नल एंट्री इस ट्रांजैक्शन पर बेस्ड है। अब देखो, अब इसके बाद हमने करना क्या है? जब हमने इस तरीके से एक जर्नल एंट्री पास कर दी है तो हमने सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में स्केल से लाइन लगा देनी है। मैंने हाथ से ही लगा दी है, लेकिन अगर हम स्केल से लाइन लगाएंगे तो अच्छा प्रेजेंटेशन आता है। अब देखिए हम एंट्री नंबर 2 करेंगे। अब फिर से दोबारा से देखिए, पेड इनटू बैंक। अब देखो, अब समझो एक बार ध्यान से, यहीं पर फिर मैं जर्नल एंट्री लिखूंगी।
हमने बैंक में पैसा पे किया है, इसका मतलब ये होता है कि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है। बैंक भी हमारी एसेट है और यहां पर हम जो पेड कर रहे हैं यानी कि जो कैश यूज कर रहे हैं, कैश भी हमारी एसेट है। तो एक एसेट जा रही है और एक एसेट में पैसा जमा हो रहा है, मतलब एक एसेट आ रही है। तो जिसमें पैसा आ रहा है उसको तो क्या कर लो, डेबिट, और जिसमें से पैसा जा रहा है उसको क्या कर लो, क्रेडिट। तो अब 2 जनवरी को हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, 2 जनवरी या जनवरी 2 हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट थी 60,000 की वो हम यहां लिख देंगे। आई होप कि ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां भी नरेशन लिखेंगे और हम लाइन लगा देंगे, क्लोज कर देंगे। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गई एंट्री। अब देखो नेक्स्ट है जी, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सिंह एंड कंपनी। देखो ये जो M/S लिखा होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, मार्केट में कई ऐसी ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं जिनके नाम के आगे ये लिखा हुआ होता है। इसका मतलब होता है मेसर्स, फर्म के नाम के आगे कई बार ये लिखा हुआ होता है। तो बॉट किए हैं हमने, क्या किए हैं, गुड्स। अब मैं गुड्स वाला कंसेप्ट आपको सारा करवा चुकी हूं कि गुड्स को हम किन फॉर्म्स में शो कर सकते हैं। जब गुड्स के साथ बाय वर्ड लिखा हुआ हो, बॉट वर्ड लिखा हो, मतलब जब हमने माल खरीदा हो। तो जब माल खरीदते हैं तो परचेजेस वाला अकाउंट ओपन होता है, और वो क्या होता है, क्योंकि गुड्स आ रही होती हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। अब क्या हमने यहां पर कैश पे किया है, आपको मैंने क्या बताया था कि जब नाम दिया हुआ हो तो ऐसी ट्रांजैक्शन उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है और हमने उसे क्या करना होता है, क्रेडिट कर देना होता है, क्रेडिटर बनाकर। तो इसलिए अब इसमें एंट्री क्या बनेगी, अब जब हम 3 जनवरी को एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी, और हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी 20,000 के अमाउंट के साथ। डेबिट के सामने डेबिट वाली अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाली अमाउंट। अब फिर से हम नरेशन लिख देंगे, जो वो लाइन हमें दे रखी है उसको अगर हम ब्रीफ कर देते हैं तो भी चलेगा, ब्रीफ कर कर भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम फिर से लाइन लगाएंगे और इसे क्लोज करेंगे। अब हम नेक्स्ट एंट्री समझेंगे कि नेक्स्ट एंट्री क्या है। देखिए, पेड कार्टेज, कार्टेज का मतलब क्या होता है, रेड़े का किराया। हम माल लेकर आते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू लेकर आते हैं ना, तो उसके लिए हमने एक किराया पे किया है, इसे कार्टेज बोला जाता होता है। तो कार्टेज हमारा एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। जैसे पेड सैलरी का किया था हमने, बिल्कुल उसी तरीके से पेड कार्टेज आ जाएगा, बस सैलरी की जगह पर अब एंट्री में कार्टेज का नाम आ जाएगा। तो हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये एंट्री भी हमारी 3 जनवरी की ही है, तो हम लिखेंगे जनवरी 3 कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 एंड 300, और हम फिर से नरेशन लिखकर इसे क्लोज कर देंगे और देन लाइन लगा के इस ट्रांजैक्शन को भी कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए 3 जनवरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर। जब भी परचेज्ड वर्ड के साथ किसी एसेट का नाम आए, तो आपको लास्ट वीडियो में समझाया है आई थिंक मैंने, कि उस एसेट का नाम आता है, गुड्स का नाम आए तो वो परचेज सेल वाले कंसेप्ट्स आते हैं, अदरवाइज एसेट का ही नाम आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फर्नीचर परचेज किया है तो हम क्या करेंगे, डेट कॉलम में जनवरी 4 लिखेंगे, यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट,
और फर्नीचर हमने जो परचेज किया था वो हमें 2000 का दिया हुआ था। आई होप कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन भी आपको समझ आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। 4 जनवरी को हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था HP प्रिंटर्स को 15,000 का। रिमेंबर 15,000 का हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है। अमाउंट हमने कितना एडवांस किया है? सिर्फ 5,000। मतलब हमने एडवांस के तौर पर उन्हें कितने पैसे दिए हैं? अभी दिए हैं सिर्फ 5,000 के। तो वो एक्रूअल कंसेप्ट हमें क्या कहते थे कि जो एक्चुअली अभी हुआ है बस उसे ही रिकॉर्ड करना है। तो अभी सिर्फ हमने 5,000 एडवांस पे किया है। तो HP प्रिंटर्स पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। जैसे मेसर्स सिंह एंड कंपनी पर्सन था, ये देने वाला था, तो हमने इसे इस एंट्री में क्रेडिट कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह से HP प्रिंटर्स को तो पैसे मिल रहे हैं तो हम HP प्रिंटर्स को डेबिट कर देंगे, और हमारी तरफ से 5,000 के पैसे जा रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमारी जर्नल एंट्री बनेगी जनवरी 4 HP प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज्ड कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर फिर से हमारे पास देखो, पहले प्रिंटर्स था, अब कैलकुलेटर भी आ गया, फिर कंप्यूटर भी हमें अगली में दिख रहा है। इसका मतलब हमारी कुछ IT से रिलेटेड काम है, तो ये भी हमारी एक तरीके की एसेट है जो हमें काम आएगी। तो हम परचेज्ड कैलकुलेटर यानी कि हम कैलकुलेटर लिखेंगे। इसे ऑफिस इक्विपमेंट भी बोला जा सकता है। तो हम डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 4, क्योंकि ये 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। हम कैलकुलेटर या ऑफिस इक्विपमेंट, इनमें से किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम करेंगे क्या? ये थी हमारी 1,000 की एंट्री, हम 1,000 डेबिट और 1,000 क्रेडिट में लिख देंगे। तो इस तरीके से यहां पर इसकी नरेशन लिखेंगे और हम क्या करेंगे, इसे यहां पर क्लोज कर देंगे। अब देखो ध्यान से, मेरा जो पेज है ना वो कंप्लीट हो गया है, मेरा पेज एक फिल हो गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमने जर्नल एंट्रीज करनी है और इस तरीके से हमारा पेज अगर कंप्लीट हो जाता है, नॉर्मली बिजनेस में भी तो बुक्स रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं ना, तो इस ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए कि हमारी डेबिट्स का टोटल हमारी क्रेडिट्स के टोटल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, हर पेज के एंड में एक टोटल लगाते होते हैं, जिसे लिखते होते हैं टोटल। देखिए, टोटल बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बता देना चाहती हूँ कि हमारी ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी, लेकिन आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर करेगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो टोटल टू बी -F यानी कि टू बी कैरिड फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है कि आगे लेकर जाने वाला कुल जोड़, आगे लेकर जाने वाला कुल जोड़। अब देखो ध्यान से, हमें क्या क्या अमाउंट्स दे रखी हैं। हमें 1 लाख दे रखा है, हमें 60,000 दे रखा है, हमें 20,000 दे रखा है, हमें 300 दे रखा है, देन अगेन आगे नेक्स्ट हमें 2,000 दे रखा है, देन 5,000 दे रखा है, उसके बाद हमें 1,000 दे रखा है। तो हमारी जो इस साइड का टोटल है वो 1,88,300 इतना आ रहा है। हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारी दूसरी साइड का टोटल भी इतना ही है। हम 1 लाख, देन 60,000, देन 20,000, देन 300, देन 2,000, देन 5,000 एंड देन 1,000 को जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास सेम इतना ही टोटल
आ रहा है। इसका मतलब हमारा डुअल एस्पेक्ट पूरा हो रहा है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे। नेक्स्ट हम जब अगले पेज पर जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, तो हमने क्या करना है, हमने यहां लिखना है टोटल। इस बार हम लिखेंगे BF, यानी कि ब्रॉट फॉरवर्ड। और अब हमने यहां इसके ऊपर दोनों साइड्स में ये लिख देना है। एक हम ये जरूर यहां पर फिर से दोबारा से लिखेंगे। ये हमारा डेट कॉलम है, ये हमारा पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है, देन उसके बाद ये हमारी लेजर फोलियो है, ये हमारा डेबिट का अमाउंट है और ये हमारा क्रेडिट का अमाउंट है। आई होप कि ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट देखो, हमें दे रखा है 5 जनवरी को हमने कंप्यूटर परचेज किया है थ्रू चेक। देखो, ये वाला चेक जो है वो बैंक में लगने वाला चेक के स्पेलिंग है, अगर आपने ध्यान दिया हो। दिस इज नॉट CHECK, ये चेक नहीं है, ये बैंक वाला चेक है। तो देखो, जब भी आपको किसी ट्रांजैक्शन में चेक का नाम लिखा हुआ आ जाता है इस तरीके से, तो आपने कैश की बजाय बैंक के थ्रू जर्नल एंट्री पास करनी है। इसका मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर नाम की एक एसेट खरीदी है और बदले में जो पेमेंट की है वो बैंक के थ्रू की है। तो कंप्यूटर आ रहा है और बैंक जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार से करेंगे। कंप्यूटर, फिर से ये ऑफिस इक्विपमेंट भी है एक तरीके का, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो थी 13,000 की। अब मैं यहां फिर से दोबारा से वो रिपीट नहीं करूंगी, आपको पता है कि नरेशन लिखनी है और लाइन लगानी है। हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखेंगे कि हमें क्या दे रखी है। 8 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पर गुड्स बेची हैं। हमने ये ट्रांजैक्शन सीखी हुई है पिछली कुछ वीडियोस में, लास्ट वीडियो में हमने सीखी हुई है। तो हम ये करेंगे, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और हमारी तरफ से गुड्स सेल्स की फॉर्म में जा रही हैं तो हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। और हमारी ये ट्रांजैक्शन थी 8 जनवरी की और अमाउंट है इसका 4,000। तो 4,000 यहां आ जाएगा और 4,000 ही यहां आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 9 जनवरी। हमने गुड्स सेल की हैं क्रेडिट पर मेसर्स शारदा एंड कंपनी को। अब देखो क्या है, शारदा एंड कंपनी गुड्स रिसीव कर रही हैं। जितनी भी एंटरप्राइजेस होती हैं, जितनी भी फर्म्स होती हैं, उनको हम पर्सनल अकाउंट के रूल में कवर करते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, शारदा एंड कंपनी को डेबिट कर लो। और गुड्स जा रही हैं सेल्स की फॉर्म में, गुड्स एसेट होती हैं, तो जो जा रहा है उन्हें क्रेडिट करना है। जैसे ऊपर की एंट्रीज में सेल्स को क्रेडिट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो हम यहां लिखेंगे 9 जनवरी और यहां करेंगे मेसर्स शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और हमारी जो अमाउंट है वो आ जाएंगी 10,000 रुपीज, क्योंकि हमें 10,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री अब समझने वाली है। पेड टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। देखो, अब आपको नहीं पता कि मेसर्स सिंह एंड कंपनी जो थी उसके खाते में हमने उसको पेमेंट करनी कितनी थी। देखो ऊपर की एंट्रीज में ये रहा मेसर्स सिंह एंड कंपनी, इनसे हमने उधार पर माल खरीदा था 20,000 का और हमें इन्हें पेमेंट करनी है 17,500। देखो पूरा अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा, तो जितनी पेमेंट हम कर रहे हैं हमने सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन पास कर देनी है। जब हमने पैसा दिया तो मेसर्स सिंह एंड कंपनी को पैसा मिला, तो डेबिट द रिसीवर। और पेमेंट हम कर रहे हैं कैश के थ्रू,
तो हम क्या करेंगे, हम हमारे कैश को क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगाकर क्रेडिट कर देंगे। रिमेंबर, मैं फिर से बता देती हूं कि आपको पहले ये चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि कौन सा हमारा पर्सनल अकाउंट में कवर हो रहा है, कौन सी चीज हमारी रियल अकाउंट में कवर हो रही है, कौन सी हमारी नॉमिनल में कवर होगी, फिर ही उसके बाद आप ये रूल्स लगाकर देखोगे। ठीक है, तो 17,500 की हमने पेमेंट की है, तो एंट्री बनेगी मेसर्स सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन थी हमारी जनवरी 15 की, और हम यहां पर 17,500 से ये एंट्री कर देंगे। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है वो है, हमने चेक रिसीव किया है, मतलब इस बार पैसा आया है लेकिन वो हमारे बैंक के खाते में आया है, कैश में नहीं मिला हमें। किससे मिला है? मेसर्स शारदा एंड कंपनी। इसका मतलब देने वाला, गिवर कौन है? मेसर्स शारदा एंड कंपनी। अब देखो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, दिस लाइन इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये लाइन लिखी हुई आ जाए तब हमारे ये डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड की पहचान हमें करनी पड़ती है। अब देखो ध्यान से, हमें शारदा एंड कंपनी, हमने उन्हें कितने की सेल की थी? 10,000 की। हमें वो कितने पैसे दे रहे हैं? 97250। जिसको मैंने 10,000 की सेल्स की थी, मतलब वो 10,000 से मेरा डेटर बना था, वो बंदा मुझे इतने पैसे दे रहा है फुल सेटलमेंट में कि बस मेरा अकाउंट अब क्लोज कर दिया जाए, मैं इतने पैसे ही दूंगा, और हमने रिसीव भी कर लिए। इसका मतलब हमने उसे क्या अलाउ किया है? डिस्काउंट अलाउ किया है। तो अब हम क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डिस्काउंट को डेबिट कर दो। तो अब हम एंट्री समझेंगे कि एंट्री किस तरह से होगी। ये एंट्री होगी जनवरी 27 की, और यहां पर अब हमारे पास क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने उसे भी डेबिट करना है, टू मेसर्स शारदा एंड कंपनी अकाउंट। अब ध्यान से समझना, अब आपको डुअल एंट्री एस्पेक्ट का कंसेप्ट समझ में आएगा, जो मैं कहती थी कि डेबिट की अमाउंट का टोटल क्रेडिट के बराबर आना चाहिए। हमें बैंक में पैसा मिला है इतना, हमने शारदा एंड कंपनी से रिसीव करना था इतना, तो देखो जो डिफरेंस है उससे डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। तो इस तरह से 10,000 और 10,000 डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट का टोटल जो है वो बराबर आ जाएगा। आई होप कि ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो दोबारा से फिर से रिवाइंड कर वीडियो को जरूर सुनिए। अब देखिए फिर से एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखो, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेड सैलरी, paid rent of building by check, half of the building is used for residential purpose, drew for private use। ये 4 एंट्रीज ना हमारी 31 जनवरी की ही हैं। जब कुछ एंट्रीज एक ही सेम डेट की हों और उनका नेचर भी कुछ सेम हो, तो हमने कंबाइंड एंट्री पास कर देनी होती है, एक ज्वाइंट एंट्री पास कर देनी होती है। लेकिन उससे भी पहले हमें टोटल देखना पड़ता है कि क्या वाकई में एंट्रीज की नेचर सेम आ रही है या नहीं। देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली के चार्जेस पे करना एक नॉमिनल एक्सपेंस है, सैलरी भी एक नॉमिनल एक्सपेंस है। इस एंट्री में रेंट यानी कि किराया भी एक नॉमिनल एक्सपेंस है, नाम मात्र खाता है। लेकिन इसमें ना आपको एक लाइन लिखी हुई है कि आधी बिल्डिंग जो है ना वो घर की रिहाइश की फॉर्म में यूज की जा रही है। जब भी, अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में समझा है इसे, जब भी प्राइवेट पर्पस के लिए, व्यक्तिगत तौर के लिए बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज यूज की जाती है तो वो ड्राइंग्स बनती है, वो आहरण बनती है। इसका मतलब अब इसका नेचर थोड़ा सा अलग आ गया, और ये तो टोटली ही प्राइवेट यूज के लिए निकलवाया जा रहा है, तो ये तो टोटली ही ड्राइंग्स है। तो इसलिए हमारी ये 2 एंट्रीज सेम नेचर की हैं। हम इन दोनों की अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय इकट्ठी एंट्री पास करेंगे। किस तरह से करेंगे? हम लिखेंगे जनवरी 31 और लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
account debit, salary account debit to cash account 1000, 1500 और दोनों का टोटल 2500। अब देखिए जो 31 जनवरी को मैंने आपको अभी समझाई थी रेंट वाली, बिल्डिंग वाली, जो आदि ड्राइंग्स की फॉर्म में यूज हो रहा है। तो देखो रेंट पे किया है, जो तो बिजनेस के लिए होता है उसके लिए तो रेंट अकाउंट ही खुलता होता है, लेकिन जो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज होता है उसके लिए हम ड्राइंग्स ओपन करते हैं। और हमने जो पैसा दिया है वो बिजनेस के थ्रू ही दिया है, इसका मतलब पैसा हमारे बिजनेस में से ही गया है, तो हमारी तरफ से टोटल 5000 गया है। लेकिन बिजनेस का सिर्फ आधा हिस्सा है, बाकी का बचा हुआ आधा हिस्सा ड्राइंग्स का है। ठीक है, बाकी का बचा हिस्सा ड्राइंग्स का है। ड्राइंग्स को हम डेबिट कर लेंगे। जैसे कैपिटल जब बिजनेसमैन लगाता है तो वो क्रेडिट होती है, कैपिटल उसके द्वारा किया गया निवेश है, लेकिन ड्राइंग्स उसके द्वारा निकाली हुई चीज है, तो इसलिए वो उल्टा हो जाएगा कंसेप्ट, ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट फिर से ड्रू फॉर प्राइवेट यूज था, मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया था। तो हम ये सारी की सारी ही हमारी ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे और 3500 एंड 3500 से हमारी ये जर्नल एंट्री हो जाएंगी। और एंड में हमने क्या करना है, फिर से हमारा अब एंट्रीज ही कंप्लीट हो गई हैं, तो हमने टोटल लगाना है और जो भी हमारा टोटल यहां आएगा हमने उसे यहां पर लिख देना है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 188,300 था, 13,000 की एक ट्रांजैक्शन है, देन 4,000 की, देन 10,000 की, देन 17,500, देन दोनों का टोटल 10,000 है, देन 1,000 और देन 1,500, देन 5,000 है दोनों का टोटल और देन 3,500। तो इसका मतलब हमारे पास अब जो टोटल आएगा वो 253800 और इस साइड का भी 253800 आकर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि जो मैंने आज आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाया, काइंडली आप खुद भी इस क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके फिर नोट करके अच्छे से पढ़कर फिर उसके बाद इसे जरूर खुद भी ट्राई कर देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं। आई होप ये वीडियो आज की थोड़ी सी लेंथी जरूर हो गई है, लेकिन आई होप कि ये आपके जरूर बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेगी। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।